नहीं 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 पूछना। एकदम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से sorry, आज से हम लोग संविधान या राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू करेंगे। और संविधान राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके पहले कुछ बेसिक बातों को आपको बता दें। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे किस तरीके से संविधान की बात होगी। और हकीकत का मामला ये है, आप जो भी आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ा हुआ है। इसे संविधान बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जैसे कि कहीं भी आप न्यूज़ में देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति क्यों बन गई, इसका भी उत्तर संविधान से आपको मिलेगा। फिर आपको ऐसा दिखेगा कि हमारे यहाँ राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच विवाद क्यों है, इसका भी उत्तर संविधान से मिलेगा। फिर हमें मतदान का अधिकार क्यों है, क्योंकि अगर संविधान न होता तो ये मतदान का अधिकार हमें मिलता नहीं। इसे यकीन मानिए, हमारा संविधान ऐसे बरगद के वृक्ष की तरह है जिससे हमारे जीवन का हर पार्ट जुड़ा हुआ है। यानी जीवन किसी भाग को आप निकाल के देखिए, बिना संविधान से बनता नहीं। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अब हर दिन आप न्यूज़ पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, इन सबका उत्तर संविधान से मिलता है। लेकिन हम पहले आपको बेसिक बता दें कि संविधान क्या है, फिर हम बताएंगे कि राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है। पहले हम बिल्कुल ABC शुरू करें, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल बिगनर हैं और शुरुआत से अपनी नींव बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद मकान पर आएंगे। तो पहले हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको, जो बात हम देखेंगे पहले ये कि संविधान क्या है। पहले हम देखेंगे संविधान क्या है, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहले हम देखेंगे संविधान क्या है, फिर देखेंगे संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। फिर कई बार बच्चों को ये भी कुतूहल रहता है कि यार संविधान तो पढ़ लिया, राज्य व्यवस्था क्या है। इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का हिंदी अनुवाद अलग अलग कर दिया जाता है। कई बार हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, कई बार भारतीय शासन राजनीति कहते हैं। इसका जो इंग्लिश नाम है इंडियन पॉलिटी। यानी अब पहले हम इन तीनों बातों में अंतर बताएंगे, फिर उसके बाद हम विषय की शुरुआत करेंगे, संविधान पर आएंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम शुरू करें संविधान से। अगर हम संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम आसपास देखें। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी की बेसिक बुक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। बेसिक बात को पढ़िए, विषय को समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। इसी जब एक बार चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्ट आएगा, तो जो आवश्यक बात होगी अपने आप याद कर लेंगे आप। अब जरा देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की सीधी बात करें कि अपने आसपास देखें। अब जहां भी आप रह रहे हैं वो समाज है। जितने बच्चे हैं, जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, वो समाज है। अब गांव में आप जाओगे, सरपंच महोदय मिलेंगे। गांव के में आप जाओगे, कौन मिलेगा? विद्यालय मिलेगा, स्कूल मिलेंगे, ये समाज है। गांव में आप जाओगे तो फिर कोई नाटक मंडली मिल सकती है, ये समाज है। जो बच्चे शहर में बैठे होंगे वहां पे तमाम पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन मिल जाएंगे, महिला संगठन मिल जाएंगे, प्रेस के लोग मिल जाएंगे, मीडिया के लोग मिल जाएंगे। यानी जब हम समाज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक समूह। यानी आप जहां भी आसपास हैं, जरा सोच के देखिए, या तो हमारे आसपास विद्यालय है,
विश्वविद्यालय है, या तो हमारे पास मंदिर है, मस्जिद है, ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, या हमारे पास हो सकता है कोई दुकान वगैरह भी हो। यदि अब दुकान को समाज में माना जाए न माना जाए, इस बात में मतभेद हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम समाज में रहते हैं। यानी कल्पना करके देखो बच्चों, अगर हम समाज में न होते तो या तो अंटार्कटिका में होते या हिमालय के टॉप पे बैठे होते, और न तो हम अंटार्कटिका में हैं जहाँ पे केवल मछलियाँ हैं, सील है, और हिमालय के टॉप पे रहने कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम समाज में रहते हैं और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। अब जब हम समाज में रहते हैं तो आप कहोगे सर ये बताओ, आप तो संविधान बताने वाले थे, फिर समाज पे कहाँ पे आ गए? तो कहानी शुरू यहीं से होती है। अब जिस समाज में है उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है। अब जरा परिवार को देखो, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, माता पिता है। कई बार ऐसा होगा कि अब घर में किसी बात पे संघर्ष हुआ। अब आप कहना चाहते हो कि मैं पढ़ूंगा, आपके पिताजी कह रहे हैं मैं शादी होने की उम्र हो गई, शादी कर ले, क्या करेगा पढ़ के? अब जरा सोच के देखिए, परिवार में संघर्ष उत्पन्न हुआ। अभी बड़ी अजीब सी बात है, बात ध्यान रखने की है कि संघर्ष उत्पन्न हुआ, हिंसा नहीं। यानी मारपीट हो जाना एक अलग मुद्दा होता है, और मतांतर हो जाना, दृष्टिकोण की भिन्नता हो जाना एक अलग मुद्दा होता है। और मानव स्वभाव ऐसा है कि स्वाभाविक रूप में जहां समाज है वहां संघर्ष हो जाता है। यानी संघर्ष क्या है? मतांतर। संघर्ष क्या है? मुझे लगता है कि पहले मुझे पढ़ना चाहिए, ताऊ कह रहे हैं पहले शादी कर लो, अभी संघर्ष आ गया। मैं कह रहा हूं कि मुझे पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, और जबकि पिताजी कह रहे हैं कि छोटी बहन की शादी करनी है, फिर संघर्ष आ गया। घर में एक टेलीविज़न है, मैं कह रहा हूं कि मैं डीडी दूरदर्शन देखूंगा, कोई ज्ञान का चैनल देखूंगा, जबकि घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नागिन 3 देखेंगे, फिर संघर्ष आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि समाज में संघर्ष समेता होता है, और आप देखते हो कितने संघर्ष पति पत्नी के हैं। संघर्ष ही तो है। अब समाज में संघर्ष केवल परिवार में ही नहीं है, समाज में संघर्ष मंदिर और मस्जिद के बीच में भी आ जाता है। समाज में संघर्ष विश्वविद्यालय में 2 गुटों के बीच भी आ जाता है। कई बार जो बच्चे कॉलेज गए होंगे तो आप देखेंगे वहां तमाम समूह बन जाते हैं, तमाम गुट बन जाते हैं। तो अब जहां भी जाओ देखो, यहाँ तक कि गांव में अगर आप प्रधान का चुनाव होने का मुद्दा होगा तो गांव में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या आर्थिक हितों के आधार पे तमाम लोग आपस में टकरा जाते हैं। यानी हितों का विरोध हो जाता है, इसलिए भी कि लोग ज्यादा हैं, संसाधन कम है, इसलिए भी कि सबकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं। भाई हर व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है, हर व्यक्ति पावरफुल बनना चाहता है। भाई कौन विराट कोहली नहीं बनना चाहेगा? कौन क्रिकेटर फिल्म का व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा? कौन शिक्षक नहीं बनना चाहेगा? तो समाज में संघर्ष होता है क्योंकि समाज में संसाधनों की भी कमी है और समाज में नजरिए की भिन्नता है। अब नजरिए की भिन्नता कैसे होता है कि आप अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, आपके गांव वाले कह रहे हैं भाई ये विदेशी कपड़ा कहाँ से पहन के आया है, फिर संघर्ष हुआ। इसका मतलब है कि समाज में अगर संघर्ष है, एक तरीका हमें चाहिए कि फिर संघर्ष का समाधान कैसे हो। ये समाज के सामने शुरू सवाल रहा है, आज से नहीं। लेकिन आज का समाज हो, 1000 साल पहले का समाज हो, जब भी समाज में संघर्ष आया, यानी ऐसा समाज जहां संघर्ष न रहा हो वो हमारी केवल कल्पना में होता है। कई बार दोस्तों फिल्मों कल्पना कर लेते हैं कैसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले, तो फिल्मों की कल्पना है। 3 घंटे में आप लिखते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा फिल्मों में होता है, व्यवहारिक जीवन में नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में संघर्ष वास्तविकता है, संघर्ष देखना पड़ता है। गांधी बाबा ने सोचा था हम राम राज्य बनाएंगे, कि जहां किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, वो कल्पना का विषय रह गया, कहीं बना नहीं। अब सवाल है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां संघर्ष है, तो या तो हम ये कल्पना करें कि ऐसा समाज बनाएंगे जहां संघर्ष होगा ही नहीं, वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम दूसरा व्यवहार अपनाएं कि संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए, कि आखिर में लफड़ा को हल कैसे किया जाए। उसी समय से फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई संघर्ष का समाधान करना है तो कहीं न कहीं पुलिस होनी चाहिए। इसलिए वो ध्यान से आप देखेंगे आसपास जो आपकी पुलिस है, उस पुलिस को आप कभी बर्थडे में इन्वाइट नहीं करते, शादी ब्याह में इन्वाइट नहीं करते,
उस पुलिस को तभी आप बुलाते हैं जब झगड़ा हो जा रहा है, दो पक्ष आपस में लड़ गए, भाई तभी तो हम पुलिस को बुलाते हैं। इसका मतलब है पुलिस की आवश्यकता ही इसलिए पड़ जा रही है कि समाज में संघर्ष का समाधान कैसे हो। और फिर पुलिस की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर संघर्ष केवल एक समूह दूसरे समूह के बीच हो जाए यही जरूरी नहीं है, बल्कि संघर्ष हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाए, यानी संघर्ष एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में, संघर्ष एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में। तो हो सकता है कि संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच में हो जाए, उसके लिए हमें अपनी रक्षा के लिए सेना रखनी पड़ी। इसका मतलब है समाज में संघर्ष न हो ऐसा हो नहीं सकता, और संघर्ष होगा उसके लिए क्या चाहिए, हमें समाधान चाहिए। तो समाधान में क्या हमने बना लिया, पुलिस बना लिया, सेना बना लिया। और इस संघर्ष के समाधान के लिए जो पुलिस और सेना बनाया, उसका एक बड़ा सीधा सा नाम कहा जा सकता है कि हमें सरकार की आवश्यकता पड़ी। सरकार, वे पुलिस और सेना किसके रूप हैं, सरकार की आवश्यकता पड़ी। फिर आप पूछोगे कि अच्छा सरकार की आवश्यकता पड़ी, हमने तो सुना था सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। आप फिर ये भी कहोगे कि भाई हमने तो सर सुना था सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये बात सच है, सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन जब व्यवहार के रूप में देखा जाए तो सरकार का जो विजिबल सबसे रूप हमें दिखता है पुलिस, जो दरोगा जी दिखते हैं, जो बुलेट लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सरकार का सबसे विजिबल रूप है। इसका मतलब हो गया समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता है, ये बात तय हो गई। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की आवश्यकता है। अब आप कहोगे सर कि ये बताओ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या है? ये सरकार की 3 बाहें हैं। जैसे हमारा मानव शरीर है, हाथ है, पांव है, तो सरकार के 3 अंग हैं। पुलिस और सेना तो आपको ज्यादा दिखती है, जो सरकार के लिए है, और वो हमारी सुरक्षा करती है, समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। फिर आप कहोगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है? ये भी आपको बता दें, ये सरकार के ही 3 बाहें हैं। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो आपको याद दिला दें, ये सरकार की 3 बाह हो जाएगी। एक है विधायिका। विधायिका नाम से दिखता है, जिसका काम है विधि का निर्माण करना। तो सरकार क्यों बनती है? क्योंकि हमें विधि का निर्माण करना है, कानून बनाना है। इसका मतलब अगर सरकार न हो तो स्वाभाविक रूप में कानून नहीं बनेगा। सरकार क्या करती है? कानून बना देती है। तो आप कहोगे सर ये बताओ परंपरा क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, प्रथा क्या होगा? उस बात का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। अब जब सरकार कानून बनाती है तो आप कहोगे सर विधायिका में आता कौन है? तो विधायिका में कौन आएगा? अगर भारत में आप देखो तो फिर राज्यसभा और लोकसभा। आपके राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद ये विधायिका के पार्ट है। बात ध्यान में रखना है भाई, विधायिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कानून बनाना है। अब कानून बनाना है तो अपने आप में एक संस्था होनी चाहिए जो सरकार का पहली बाह है। अब कानून तो बन गया, भाई विधायिका ने कानून बना लिया कि दहेज निवारक अधिनियम। तो अब सवाल है कि कोई दहेज ले रहा है तो क्या हम राज्यसभा के सांसद को भेजेंगे या लोकसभा के सांसद को? भाई अगर विधायिका ने कानून बना लिया, विधायिका ने कानून बना लिया कि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम। अब मोटर वाहन अधिनियम का मतलब है कि बिना हेलमेट पहने कोई वाहन नहीं चलाएगा। लेकिन अगर बिना हेलमेट पहने कोई वाहन चलाने लगा तो सवाल है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसके लिए फिर सरकार के अलग अंग की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम क्या है? कार्यपालिका। तब उसके लिए सरकार के अलग अंग की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का मूल काम क्या है? विधियों का क्रियान्वयन। बात ध्यान में रखने की है, विधियों का निर्माण नहीं। इसलिए आप देखेंगे कार्यपालिका का मूल काम है विधियों का क्रियान्वयन, विधियों को लागू करना, उसको जमीन पे लाना। जैसे कि आप देखेंगे कार्यपालिका का सबसे जो दिखता हुआ रूप आपको दिखे, पुलिस कार्यपालिका का रूप है, डीएम साहब कार्यपालिका का रूप है। और मेरे बच्चों ये बात कही भी जाती है
कि भारत में पावर के 3 ही सेंटर हैं, सीएम, डीएम, पीएम। ये सब कार्यपालिका है। इनका मूल काम क्या है? जो विधियां बनी हुई हैं उनको क्रियान्वित करना। और विधियां क्रियान्वित करना ये भी बात है, लेकिन एक इनका और काम है, विधि बना दिया विधायिका ने, लागू कर दिया, क्रियान्वित करने में लागू कर दिया ना, जमीन पे लगा देना। जो इसलिए जो मोटर वाहन अधिनियम बनाया है संसद, विधायिका ने बात ध्यान रखने की, संसद नहीं विधायिका, अंतर आपको आगे बताएंगे। लेकिन लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका, पुलिस लागू कर रही है। लेकिन एक काम और है, आपने देखा होगा कभी भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई, भारत सरकार ने कहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में एक नई बात बना दी। बात ध्यान में रखने की है कि कार्यपालिका के एक और काम होता है नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग। आप ये देखो, विधि के क्रियान्वयन का काम अलग है, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग अलग है। लॉ मेकिंग का मतलब है मोटर वाहन अधिनियम, जहां अधिनियम लिखा होगा वो लॉ होगा, एक्ट। जहां पे शिक्षा नीति, जहां पॉलिसी होगी वो कार्यपालिका बनाती है। क्योंकि याद रखिए, पॉलिसी बनाना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, विधि बनाना विधायिका की जिम्मेदारी है। विधि के उल्लंघन पर आपको पिटाई होगी। विधि का उल्लंघन किया आपने, पिटना तय। इसे दरोगा जी डंडा लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन पॉलिसी का उल्लंघन किया तो पिटना तय नहीं है। भाई आपकी नई शिक्षा नीति सरकार ने बना दी कि पढ़ो, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सरकार ने कहा स्टार्टअप पॉलिसी है और हमारा कुछ उद्योग बनाने का मन कर ही नहीं रहा, सरकार हमको बाधित थोड़ी करेगी। इसलिए बड़ी ध्यान देने की बात है कि पॉलिसी सरकार बनाती है, कार्यपालिका बनाएगी, और पॉलिसी कार्यपालिका के साथ चेंज हो जाती है। मोदी की पॉलिसी अलग, उसके पहले नरसिंह राव की पॉलिसी अलग, मनमोहन सिंह की पॉलिसी अलग। लेकिन विधि सरकार के बदलने के अनुसार बदलती नहीं। बात ध्यान रखना है बच्चों, और आराम से पढ़ना है हमें। अब जरा सोच कर देखो कि विधि सरकार के हिसाब से बदलती नहीं पहला, और विधि का उल्लंघन किया तो डंडा पड़ना तय। लेकिन जो पॉलिसी होती है वो सरकार बदलने से बदल जाती है, और इसके उल्लंघन पर दंड वगैरह का कोई प्रावधान नहीं होता। क्योंकि एक बात खास है, सरकार बनती ही इसलिए एक व्यवस्था बनाने के लिए, सरकार बनती है कि व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि व्यक्ति तो ऐसा है, आप देख रहे हो, एक एक से डॉन है आपके मोहल्ले में, एक एक से डॉन है, एक एक से हुड़दंग करने वाले लोग हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए डंडा चाहिए। इसलिए सरकार के पास डंडा होता है, कार्यपालिका के पास डंडा होता है, तो नीति का निर्माण करती है। फिर आप कहोगे कि जैसे शिक्षा की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर आप कहोगे सर कार्यपालिका में आता कौन है? तो कार्यपालिका में 2 कार्यपालिका है। एक तो 5 साल के लिए आती है कार्यपालिका में, एक अस्थायी, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। मंत्री, ये सब कार्यपालिका के पार्ट हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं 5 साल के लिए। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल के बाद ये रहेंगे नहीं रहेंगे फिर से जनता से पूछा जाएगा। लेकिन दूसरी कार्यपालिका होती है जो स्थायी, दूसरी कार्यपालिका होती है जो स्थायी होती है। अब स्थायी कार्यपालिका का मतलब है डीएम साहब, कप्तान साहब। ये क्या है? ये एक बार सेवा में आए तो स्वाभाविक रूप में जब तक ये रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक शासन में रहेंगे। इसलिए कहा भी जाता है सरकारी नौकरी में घुसने से पहले कठिनाई, घुसने से पहले बड़ी मारामारी, इतना कंपटीशन, और एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो आप समझ लो कोई निकाल नहीं सकता। तो यही फायदे हैं। इसे कोविड-19 के दौरान लोगों ने महसूस किया कि नहीं भाई, सरकारी नौकरी कोई विकल्प नहीं है। और ये बात अभी आप समझोगे, सरकार कह रही है अग्निवीर में भर्ती करने का प्रयास कर रही है 4 साल के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं 4 साल के लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो परमानेंट चाहिए। इस वजह से कार्यपालिका 2 है, एक है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका, और ये दोनों मिलकर पॉलिसी को क्रियान्वित करती हैं, नीतियों को लागू करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं और विधियों को लागू करती हैं। इसका मतलब है कि अगर विधायिका विधि का निर्माण कर दे,
कार्यपालिका क्रियान्वित न करे बेकार हो जाएगा। इसका मतलब सरकार की तीनों बाहें एक दूसरे के साथ चलती हैं। दिमाग कहेगा आगे बढ़ना है, पैर चल ही नहीं रहा है, मतलब गड़बड़ा जाएगा। ये ठीक वैसे है कि कार का एक पहिया तो चले, दूसरा रुक जाए। तो जब सरकार चलती है तो दोनों बाहें हैं, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। विधायिका विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसे लागू कर देगी। इसलिए आप देखेंगे विधायिका ने विधि का निर्माण कर दिया कि जो व्यक्ति हत्या अपराध करेगा वो जेल में होगा, लेकिन जेल कौन बनाता है? कार्यपालिका। पुलिस वाला जेल में रहता है, लोगों को जेल में बंद करता है। ये काम विधायक का नहीं है। सांसद महोदय से आप नहीं कहोगे कि सर ये देखो यार आदमी खुला छूट रहा है, ये तो दंडित हो गया है। नहीं, ये काम आप पुलिस से कंप्लेन करोगे, थाने में शिकायत करोगे कि भैया देखो इन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया, इन्होंने हमारे खेत पे नियंत्रण कर लिया। ये काम है कार्यपालिका का। लेकिन अब विधायिका भी हो कार्यपालिका भी हो, एक और अंग की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि फिर याद दिला दें, अब विधायिका है कार्यपालिका है तो विधायिका के दो अंग ही आपस में टकरा सकते हैं। कैसे? अब पता चला कि कोई लोकसभा ने कानून बना दिया, राज्यसभा ने कानून बना दिया, केरल सरकार कह रही हम नहीं मानेंगे, अब लफड़ा आ गया। अब एक बड़े विवाद ही तो आ गया। भाई हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा ने मिलकर कानून बना दिया, केरल सरकार कह रही हम नहीं मानेंगे, विवाद हो गया। इसका मतलब अब विवाद हो जाए तो हमें एक अंपायर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैच खेलते हैं, और बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब भी हम मैच खेलते हैं तो जिसका बैट होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है, और कई बार जो बच्चा आउट हो जाता है वो नो बॉल, अगर हम आउट हो गए तो नो बॉल। लेकिन अब ऐसे सरकार तो नहीं चल सकती। तो यहां पे मामला देखा गया कि भाई देखो, सरकार के लिए एक आपके पास तंत्र होना चाहिए जो विवाद को सुलझाए। विवाद को सुलझाने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, एक विवाद निवारण तंत्र होना चाहिए। तंत्र मतलब व्यवस्था, प्रावधान। और विवाद को सुलझाने के लिए जिसका निर्माण किया गया उसका नाम है न्यायपालिका। विवाद निवारण के लिए सरकार की तीसरी बाह बनाई गई, इसका नाम है न्यायपालिका। अब जरा सोच के देखिए, न्यायपालिका की आवश्यकता कहां पड़ेगी? अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच टकराहट हो जाए, कई बार होती भी आप देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष आ जाए तो मामला जाएगा न्यायपालिका के पास। फिर यानी विधायिका के पास लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बनाए, राज्य विधानसभा मानने से मना कर दे, फिर संघर्ष किसके पास जाएगा? न्यायपालिका के पास। और ये भी ध्यान रखने की बात है, ये मान लीजिए मैं घूम रहा हूं, आप क्लास कर रहे हैं और अचानक पुलिस क्लासरूम में घुस के आपको पीट दिया, ये भाई बड़ा विवाद का मुद्दा है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? इसलिए हम कहां जाएंगे? न्यायपालिका के पास। इसलिए न्यायपालिका का मतलब क्या है? उच्चतम न्यायालय, जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी न्यायाधीशों का पितामह भीष्म। यानी हमारे यहाँ जैसे कि परिवार में दादा रीजन जो कह दिया वो सर्वोच्च होगा, वैसे पूरे न्यायपालिका में जो भीष्म है वो उच्चतम न्यायालय है। इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ के पास मामला जाता है, जस्टिस चंद्रचूड़ के पास मामला जाएगा। गवर्नर के खिलाफ मुख्यमंत्री शिकायत कर रहा है, तो ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ हल करेंगे, तो ये उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे कौन आएगा? उच्च न्यायालय। उसके नीचे आएगा जनपद न्यायालय, उसके नीचे आएगा जनपद न्यायालय। इसका मतलब हो गया, ये हो गए सरकार के तीन अंग। सरकार के तीन अंग हो गए और तीनों एक दूसरे के पूरक रूप में काम करते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें, अगर विधायिका हो कार्यपालिका न हो तो नियम लागू नहीं हो पाएगा। अब दोनों हो, न्यायपालिका हो, तो झगड़ा हल नहीं हो पाएगा, हमेशा झगड़ा ही मचा रहेगा। न्यायपालिका ही केवल हो और विधायिका न हो तो विधि का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो झगड़ा इन्हें हल करना है वो किसी विधि के अनुसार जो विधायिका ने बना रखी है। भाई विधायिका ने जो बना रखी है उस विधि के अनुसार ही हल करेंगे। इसका मतलब है सामान्य भाषा में समझें तो सरकार के तीन अंग हैं, सरकार के तीन अंग आ गए। फिर बात को पीछे भी याद दिला दें, सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? विवाद को हल करने के लिए। ये दो बात का समाधान हमें मिल गया। अभी भी हमें संविधान की बात अभी नहीं मिली, संविधान क्या है। अभी हमें दो बात का उत्तर मिल गया कि समाज में विवाद होता है, पहला, विवाद को हल करने के लिए सरकार का निर्माण करते हैं, दूसरा,
अब सवाल ये है, अगर सरकार का निर्माण है तो शायद ही दुनिया कोई ऐसा आप देश देखेंगे जहां सरकार ना हो। अब विवाद इस बात पे आता है कि ठीक सरकार तो हमने बना लिया, आपने कहा सर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग भी हमने बना लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या तब दिखती है जब अगर सरकार होना जरूरी है तो आप देखिए अब समस्या कहां पर आती है। समस्या यहां पर आ रही है, पहला म्यांमार, हमारा पड़ोसी जिसको पहले बर्मा के नाम से जानते थे। और दोस्तों हमारा कितना प्रभाव है इसको आप इस बात से देख सकते हैं, कई देशों के नाम किस तरीके से भारत से जुड़े हुए हैं। और पहले तो कहा भी जाता था बर्मा का मतलब ब्रह्मा, बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम हो गया बर्मा। अब सवाल है कि म्यांमार की सरकार में, इतनी बात तो अपनी हमारा पड़ोसी है, और म्यांमार में सेना का शासन है, यहां भी सरकार है। यहां सरकार का मतलब किसका है, सैनिक अधिकारियों ने। यानी अब सोचिए कि म्यांमार में सरकार ऐसी है जैसे हमारे यहां सेना अधिकारी मिलकर शासन पर नियंत्रण कर लें। तो आप कहेंगे क्या वहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं है? वहां भी है। अभी बड़ी समस्या ये हो जाती है, सरकार म्यांमार भी है जहां सेना का शासन है, लेकिन सरकार भारत में भी है। अब जरा देखिए, अब म्यांमार में अगर सेना का शासन है तो सेना के शासन से अब कहेंगे विधायिका, कार्यपालिका नहीं है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। लेकिन एक खास बात जो ध्यान रखने की है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो है, लेकिन जो खास बात ध्यान रखने की है कि जब सेना ही शक्तिशाली बनेगी तो यहां सेना का सर्वोच्च महत्व है, सेना की सर्वोच्च शक्ति है। और आप याद रखिए, जब सर्वोच्च शक्ति सेना के हाथ में आ जाएगी, जब सर्वोच्च शक्ति सेना के हाथ में आ जाएगी तो आपको याद दिला दें, फिर हमारे अधिकार नहीं रहेंगे। इसे म्यांमार में कोई जाकर कहे कि सर मैं बोलूंगा, म्यांमार में परमिशन इसकी नहीं मिलेगी। कोई जाके बोलेगा नहीं, वहां बोल बचन करना मना है, चू चपड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है म्यांमार में सरकार की 3 अंग तो हैं, विधायिका भी है, लेकिन सब कुछ सेना के हाथों में है। सेना ही तय करेगी कि विधायिका में कौन जाएगा, सेना ही तय करेगी कि कार्यपालिका में कौन जाएगा, सेना ही तय करेगी कि न्यायपालिका में कौन जाएगा। अब कहेंगे तो अजीब सी बात हो गई। और एक बात दोस्तों याद रखिए, जहां सेना सबसे शक्तिशाली बन जाए तो आप समझ सकते हैं सेना बातचीत नहीं करती, सेना तो पीट पाट देती है। इसे जहां सेना शक्तिशाली होगी वहां व्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी। अब बड़ा लफड़ा हो गया, आसमान से गिरे खजूर पलट के। यानी मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, हमने सरकार तो इसलिए बनाई थी कि व्यवस्था दूर हो जाए। भाई सरकार की आवश्यकता में क्यों पड़ी, झगड़ा था। सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाई सरकार ना हो तो पता चला कि कल ही हमारा कोई बैग लेके भाग जाएगा। पुलिस की आवश्यकता तो पड़ती है। अब मानव के सामने बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई कि सरकार हमने बनाया, सोचा संपत्ति की रक्षा होगी, झगड़ा निपटा देगा, कोई हमारे जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा, लेकिन पता चला सरकार ही जो गुंडा बन जाए तब क्या किया जाए। हमने सोचा सरकार सरपंच रहेगी, लेकिन म्यांमार का एग्जाम्पल अब देखिए। और दूसरा एग्जाम्पल अब देखेंगे ईरान में भी, वर्तमान में ईरान में आप देखेंगे, ईरान में एक ऐसी, ईरान में भी सरकार है, ईरान में भी सरकार है, और ईरान में क्या है, धार्मिक नेताओं का शासन है। बड़ी अजीब सी बात है, यहां सेना का शासन, यहां धार्मिक नेता का शासन। अब धार्मिक नेता का शासन है, जरा सोच के देखिए, कोई आपको पड़ोसी ये कहे आपको क्या पहनना है तो आप कहेंगे भैया अरे यार पैदा हुआ हो दिमाग लेके, ये हाथ पैर पैदाइशी में मिला है, और मेरे बच्चों जितने सब लोग क्लास देख रहे हैं ये सबको मिला हुआ है। कमाल की बात है, पैदा हुए हम अपने हाथ पैर लेके, जब हम पैदा हुए तो दिमाग हमारे पास था, और हर व्यक्ति पास दिमाग है, हर व्यक्ति पास सोचने की क्षमता है। तो ये मेरे प्यारे भाई बताओ कि जरूरी है कि हम शादी विवाह करने से ताऊ से पूछे, कपड़ा पहनने के लिए सरकार से पूछे? सोचने बड़ी हैरानी की बात लग रही है। लेकिन ईरान में ऐसा है, ईरान में भी आपने देखा होगा कि ये कहा गया एक विशेष किस्म का धार्मिक वस्त्र पहना जाए। आप कहेंगे, अब आपसे पूछा सर, आप पूछोगे सर ऐसी सरकार हमें चाहिए? आपको ना बाबा ना, ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए। अरे सरकार हमने लिया था कि भाई हमारी संपत्ति की रक्षा कर दे, जीवन की रक्षा कर दे। सरकार ये थोड़ी करेगी कि हम क्या कपड़ा पहनेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं,
हम कहाँ आना जाना चाहते हैं। और इसलिए दोस्तों कई बार सरकार समस्या पैदा करती है। और मुझे इस बात में कि स्कूल घटना याद आ रही है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे और एक दरोगा जी थे। दरोगा जी डंडा लेकर घूमते थे और जिन बच्चों के बाल बड़े बड़े होते थे, अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बच्चे बड़े बड़े बाल रखते थे, और दरोगा जी उन बच्चों को ऐसी पिटाई करते थे। अब जरा सोच के देखिए, बाल रखना भाई, इसमें दरोगा जी क्या मतलब है। यही मामला ईरान में हुआ। अब सर सोच के देखिए, सरकार यहां भी है, म्यांमार में भी है, सरकार ईरान में भी है, लेकिन अब यहां पे क्या है, धार्मिक नेता का प्रभाव है। और धार्मिक नेता का प्रभाव इसका मतलब है यहां भी आजादी गई, यहां भी व्यक्ति मरा, यहां भी व्यक्ति मरा। इसे म्यांमार में लोग भाग भाग के इधर भारत आ रहे हैं। ईरान में आप देखिए किस तरीके से विरोध हुए, और वहां पर यानी दोनों कंडीशन में सरकार सर्वोच्च हो जा रही है। सरकार के पास सर्वोच्च शक्तियां आ जा रही है, सरकार के पास निरंकुश शक्ति आ जा रही है जिस पर कोई अंकुश ना हो। दोस्तों वो याद रखिए, घोड़े पर अंकुश लगाने की लगाम लगाई जाती है, हाथी पर अंकुश लगाने के लिए महावत को पता है कहां उसको मारना है। और जरा सोच के देखिए, अगर सरकार बेलगाम हो जाए भाइयों और बहनों, फिर तो आफत मच जाएगी। अरे सरकार सर्वोच्च हो जाए, सरकार पे कोई अंकुश न रहे, इसका मतलब सरकार कुछ भी कोई फरमान जारी कर देगी। और हमें तो याद आता है कि ऐसी सरकार बन जाए जो कभी किसी को फरमान कर दे कि सजाए मौत हो जा रही है, आप पूछ नहीं सकते उससे। इसीलिए जरा सोच के देखिए, मामला सरकार बनाने का नहीं है, मामला है सरकार बनाने के साथ व्यक्ति की आजादी भी बचाए रखने का। अब दूसरी समस्या उत्पन्न हुई। इसीलिए आपको हम याद दिला दें, समाज में संघर्ष के लिए सरकार बनाई, ये सरकार निरंकुश ना हो जाए, सरकार बेलगाम ना हो जाए। और सरकार निरंकुश हो जाएगी, बेलगाम हो जाएगी, फिर तो व्यक्तियों के अधिकारों को एकदम से सत्यानाश कर देगी। इसी योजना को देखते हुए अमेरिकन के दिमाग में ये पहल आई। अमेरिकन का ना भाई, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अमेरिकन ने कहा हम सरकार तो बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के साथ हम जो बात ध्यान में रखेंगे कि सरकार एक ऐसी हो जो संविधान के नियंत्रण में रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लिखित संविधान की परंपरा अमेरिका से आई। इसके पहले शासन ऐसे चलता था, किसी धार्मिक नेता के हाथ में शासन आ गया, किसी सैनिक शासक के हाथ में शासन आ गया, पिता शासक है तो बच्चे को शासन मिल गया। लेकिन अमेरिकन ने एक नई परंपरा बनाई, और अमेरिकन का नहीं, सरकार तो रहेगी लेकिन सरकार संविधान के नीचे रहेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। तो आप फिर कहोगे सर संविधान तो बताओ, संविधान क्या है, फिर सरकार का मतलब होगा। यानी संविधान का मतलब क्या है, जब अमेरिका में जो सरकार है, अमेरिका में भी सरकार है, भारत में भी सरकार है, भारत में भी सरकार है, भारत में भी, अमेरिका में सरकार है, ईरान में सरकार है, लेकिन खास बात है भारत में संविधान है, अमेरिका में संविधान है। और संविधान ही नहीं है, वो संविधान सर्वोच्च है। क्यों? अब इसी बात में जरा संविधान की विशेषता बता दें, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए बच्चों, अगर संविधान नहीं होगा तो आप याद रखो हमारी आजादी जाएगी। संविधान नहीं होगा, सरकार सर्वोच्च बन जाएगी। संविधान नहीं होगा तो हर मामले में हमारे जीवन में हस्तक्षेप होगा। इसे अब ये तय किया गया, संविधान का मतलब क्या है, सर्वोच्च विधि। बात ध्यान में रखने की है, जब हम संविधान की बात करेंगे, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ, एक खास बात है। यानी संविधान ही बताता है, संविधान पहली बार जब संविधान निर्माताओं ने, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा, ठीक वैसे भारत में हुआ। संविधान लिखना बड़ी बात थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पहले संविधान लिखने की परंपरा नहीं थी। अब यह तय किया गया कि नहीं, संविधान लिखा जाएगा। संविधान लिखा जाएगा तो जो हम लिखे, कौन, मानव लिखेगा, ईश्वर नहीं। इसलिए संविधान धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि मानव लिखेगा। अब मानव लिखेगा तो स्वाभाविक रूप में अपनी आजादी की बात करेगा। और जब संविधान सर्वोच्च विधि हो गई तो कहने का सीधा मतलब है सर्वोच्चता धार्मिक ग्रंथ की नहीं, सर्वोच्चता परंपराओं की नहीं, प्रथाओं की नहीं। ये दुनिया में क्रांतिकारी घटना थी।
ऐतिहासिक घटना थी जब पहली बार कहा गया कि नहीं भाई, अब तो हम संविधान को सर्वोच्च बनाएंगे। तो सर्वोच्च विधि है, क्योंकि याद रखिए, संविधान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब एक है संविधान की विधि, फिर आप कहोगे सर ये बताओ सर्वोच्च विधि, संविधान सर्वोच्च विधि, इसका मतलब और स्पष्ट करो। इसका सीधा सा मतलब है, अगर संविधान सर्वोच्च विधि है तो भारतीय संविधान का उदाहरण आप ले लीजिए। तो भारतीय संविधान के एग्जाम्पल आप लेंगे तो संविधान में क्या है? अनुच्छेद है। संविधान में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद है। तो जहां अनुच्छेद आपको दिख जाए वो समझ लीजिए आप संविधान में है, 1 से लेके 395 तक जहां अनुच्छेद दिखे वो संविधान है। लेकिन जहां अधिनियम दिखे वो विधि है। इसीलिए अगर संविधान सर्वोच्च विधि है तो आप सवाल किया जाए कि अनुच्छेद 14 बड़ा होगा, या आपसे सवाल किया जाए कि अनुच्छेद 14 बड़ा होगा, अनुच्छेद 1 बड़ा होगा, या बड़ा होगा घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, या बड़ा होगा मोटर वाहन अधिनियम, कौन बड़ा होगा? मैं जब कहते हैं संविधान सर्वोच्च विधि है तो विधियां तो हमारे अनेक प्रकार की हैं। अब सवाल है किस विधियों में बड़ा कौन होगा? तो आपको याद दिला दें, मोटर वाहन अधिनियम, बात को जहां अधिनियम आएगा, एक्ट आएगा, इसका मतलब वो संविधान में नहीं है। जहां अनुच्छेद आएगा वो संविधान में है, और इसलिए अनुच्छेद से एक्ट टकराएगा तो एक्ट मरेगा। इसलिए आपको याद दिला दें, जब भी ये इसका मतलब है, सीधे सी बात है, कर हाथी से चूहा टकराएगा, चूहा ही तो मरेगा। इसका सीधा सा मतलब है संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान में लिखी गई किसी अनुच्छेद का महत्व किसी भी संसदीय विधि से ज्यादा है। तो आप कहोगे सर एक ही संसदीय विधि, आप और भी एग्जाम्पल ले लो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जैसे चुनाव होता है। आप कहोगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, हमने हमारे देश में 1000 विधियां, एक विधियां थोड़ी है। फॉरेस्ट के मामले में, रेलवे के मामले में, पर्यावरण के मामले में, अब किसी विधि का एग्जाम्पल जहां अधिनियम आता है उसका एग्जाम्पल आप ले लो। हमारे देश में 1000 विधियों से ज्यादा है, लेकिन एक तरफ अनुच्छेद 14 और दूसरी तरफ ये 1000 विधियां। दोस्तों ये 1000 विधियां वैसी टकराई जाएंगी जैसे आरआर फिल्म में अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये प्रभाव है। इसे कहा भी जाता है कि संविधान सर्वोच्च विधि है, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपराएं भी है, प्रथाएं भी है। अब कोई ये कह दे कि ना भैया हम तो धर्म ग्रंथ की बात मानेंगे, संविधान से बड़ा धर्म ग्रंथ है, ये नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब हो गया, भारत में सरकार है लेकिन सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। संविधान में क्या है? सर्वोच्च विधि है। अब जब सर्वोच्च विधि है तो इसमें लिखा क्या गया है? फिर वही बात, सर्वोच्च विधि में लिखा क्या गया है? विधायिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां। अरे भाई सर्वोच्च विधि में, अगर संविधान सर्वोच्च विधि है तो सर्वोच्च विधि में है क्या? सरकार की शक्तियों का उल्लेख। यही तो सर्वोच्च विधि में है, सरकार की शक्तियों का उल्लेख। कमाल की बात है। अब सरकार की शक्तियों का उल्लेख सर्वोच्च विधि में है, इसका मतलब है सरकार से भी बड़ा कौन है? संविधान। बात ध्यान रखने की है, संविधान सबसे बड़ा। अच्छा, कई बार जब नए नए व्यक्ति कहीं सेवा में चयन होता है, पुलिस अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो शायद पॉलिटी की बात भूल जाते हैं। उनको लगता है भाई आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये फीलिंग आने लगती है, अब तो मैं सुपरमैन, सलमान का फैन। ना मेरे दोस्तों, कभी भी संविधान के रहते हुए सुपरमैन बनने का प्रयास मत करना। और मैं आप तो कितने एग्जाम्पल में बता सकता हूँ, मुख्यमंत्री तक जेल में है। बड़ी हैरानी की बात है ये। और जरा सोच के देखो, पहले कभी संभव था राजा महाराजाओं को आप जेल में कर दोगे? ईरान में और म्यांमार में संभव है। हमारे यहाँ चूंकि संविधान है, संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि में शासन की तीनों अंगों का उल्लेख है, और इसलिए हमारे यहाँ भी सरकार है लेकिन सर्वोच्चता संविधान की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और संविधान हमें इसीलिए बनाना पड़ा। अगर संविधान न बनाते तो क्या होता? व्यक्ति की सर्वोच्चता जाती,
भाई संविधान ना बनाते तो पता चला कि राजा महाराजा ही शासन करते रहते। संविधान जब हमने बनाया तो दुनिया में बड़ा क्रांति किया। हमने कहा ना भाई, संविधान की सर्वोच्च के संविधान क्या है? नियमों का दस्तावेज, संग्रह, जो आर्टिकल के रूप में है, भाग के रूप में है। संविधान में 22 भाग है। ये कई बार ABC गिनने में मतभेद होता है, फिर भी हम ABC के बजाय सीधे 22 भाग को गिने। और कई बार अनुच्छेद को भी गिनने पर मतभेद हो जाता है। लोग कहते हैं भाई 340 है, आप कह रहे 440 है, 395 ही नहीं है। तो ये मतभेद हो जाता है, लेकिन सामान्यतः अनुच्छेद 395 है और भाग संविधान के 22 हैं। तो जो भी अनुच्छेद में होंगे, भाग में होंगे, अनुसूची में होंगे, तो संविधान किससे मिलकर बनता है? अनुच्छेद से, भाग से। और भाग क्या है? एक ही समान के अनुच्छेद का संग्रह भाग है। संविधान का भाग क्या है? एक ही समान के अनुच्छेद का संग्रह। तो भाग 3 में आप देखेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का प्रावधान है। ये मूल अधिकार के एक ही भाग है। एक भाग में एक ही किस्म के अनुच्छेद शामिल होते हैं। जैसे आप किचन में रखते हैं तो टमाटर की टोकरी टमाटर में, आलू की टोकरी आलू में। इसका मतलब अलग अलग टोकरी अपने बना दिया। तो संविधान निर्माताओं ने किया कि जो समान स्वभाव वाले अनुच्छेद थे उनको एक भाग में रख दिया। भाई सीधी सी बात है, घोड़े को घोड़े के साथ मिलाएंगे, गधे को गधे के साथ मिलाएंगे, आलू को आलू के साथ रखेंगे। आपने जैसे कि आप पॉलिटी वाली एनसीईआरटी अलग रख लो, हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी अलग रख लो, वैसे ही संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि अनुच्छेद जो एक समान स्वभाव वाले अनुच्छेद थे उनको एक भाग में रख दिया। भाग हो गया, इसलिए एक भाग में कई अनुच्छेद होते हैं। लेकिन आप जानते हो हमारे यहाँ ऐसा मामला संविधान में फिर आया कि ठीक है, संविधान में कुछ कुछ अनुच्छेद के विस्तार की आवश्यकता पड़ी। भाई संविधान का मतलब है सर्वोच्च विधि। पहला, सर्वोच्च विधि में सरकार के 3 अंग है। दूसरा, अब इस सर्वोच्च विधि में क्या है? 395 अनुच्छेद है। सर्वोच्च विधि क्यों है? ये किसी भी विधि से बड़ी है जो संसद ने बनाई हुई है, राज्य ने बनाई हुई है। परंपरा, प्रथा, धर्म सबसे बड़ी है सर्वोच्च विधि है। इस संविधान से बड़ी कोई विधि है ही नहीं है। आप कहोगे सर ईश्वर भी नहीं है। भाई देखो, हमारा संविधान ईश्वर की बात नहीं करता। ईश्वर का मसला व्यक्तियों का है। संविधान तो हमारा शुरू ही होता है भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए फिर अब महसूस हुई कि कई अनुच्छेद ऐसे थे जिनके विस्तार की आवश्यकता थी, जिनको विस्तार देने की आवश्यकता थी। अब मान लीजिए कि जब हम कोई किताब लिखते हैं तो अब मान लीजिए कि एक ही किताब के लिए कई रेफरेंस हमें देना है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो अब सवाल है कि अनुच्छेद 1 में फिर यह भी लिखा जाना चाहिए था कि राज्यों के नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब लिखना चाहिए था। लेकिन अगर अनुच्छेद 1 में सारी बातें लिखी जाती तो बड़ा हो जाता है, विस्तार हो जाता है, अजीब सा अनुच्छेद हो जाता। अनुच्छेद 1 में लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और उसी के साथ फिर ये लिख दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पता चला सारे राज्यों के नाम लिख दिए गए, केंद्र शासित क्षेत्र के नाम लिख दिए गए। तो संविधान पढ़ने में बड़ा अटपटा हो जाता। तो संविधान निर्माताओं ने कहा यार इसका एक तरीका है, ऐसा करते हैं कि जब हम किसी अनुच्छेद के विस्तार की आवश्यकता हो तो एक अलग से बॉक्स बनाते हैं, अलग से पेटी बनाते हैं, और उस बॉक्स और पेटी का नाम रखा गया अनुसूची। उस बॉक्स और पेटी का नाम रखा गया शेड्यूल, अनुसूची। और इसलिए आप याद रखेंगे हमारे यहां आर्टिकल है 395, शेड्यूल है संविधान में 12। तो आप कहोगे सर ये बताओ ऐसा क्यों है? तो बात सीधी सी है, हर अनुच्छेद के लिए पेटी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हर अनुच्छेद के विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से हमने ये तय किया कि कुछ अनुच्छेद हैं जिनके विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन अनुच्छेदों को विस्तार के लिए हमने अनुसूची बना दी। जैसे कि आप देखेंगे 12 अनुसूची क्यों रखी गई? पहली अनुसूची के विस्तार की आवश्यकता हुई तो हमने पहले अनुच्छेद के विस्तार की आवश्यकता हुई, पहली अनुसूची बना दी गई। फिर ये कहा गया जैसे संविधान में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार के पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते होंगे। अब राष्ट्रपति का वेतन भत्ता
अनुच्छेद 54 में 53 में बताने से अच्छा था उसके लिए एक अलग पेटी बना दिया जाता, फिर अनुसूची 2 बना दी हमने। इसी किस्म से हमने अनुसूची मूल संविधान में 9 बनाई थी और अभी बढ़ के ये हो गई। अच्छा, मूल संविधान में 8 अनुसूची बनाई थी, अभी बनकर हो गई है 12। और इसका मतलब है अब हमें बात स्पष्ट हो गई कि 12 अनुसूची, यानी हमारे यहाँ संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब क्या है? 12 अनुसूची, सर्वोच्च विधि, भाग 3 और उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियां। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, संविधान की बेसिक फ्रेमवर्क हमें मिल गया, अभी बात को थोड़ा और विस्तार करें कि ठीक है, जो संविधान की सर्वोच्चता का मामला है ये महत्वपूर्ण है, यानी इंटरेस्टिंग पार्ट है। भारत में भी सरकार है, ईरान में भी सरकार है, म्यांमार में भी सरकार है, बड़ा ध्यान देने का विषय है ये। भारत में भी सरकार है, ईरान में भी सरकार है, म्यांमार में भी सरकार है, लेकिन म्यांमार और ईरान में सरकार की सर्वोच्चता है, व्यक्ति की सर्वोच्चता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। कितनी बड़ी बात आ गई, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। और आप याद रखो, जब संविधान की सर्वोच्चता रहेगा तो आईएएस भी उसके नीचे। इसलिए कई बार लोग ये कह देते हैं कि भारत में सबसे बड़ा डीएम, सीएम और पीएम। ना मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर कर लिया जाए तो अच्छा है। भारत में अगर कोई सबसे बड़ा है तो एकमात्र संविधान, यानी कितने ऊंचे पद पर होइए, आपसे भी ऊंचा संविधान है। और इतिहास इस बात की गवाह है कि इंदिरा गांधी को भी जेल की हवा खानी पड़ी। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया। संविधान की प्रावधानों के अनुसार अगर शासन नहीं चलेगा तो किसी को भी दंडित किया जा सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे संविधान की एक छोटी सी परिभाषा मिल गई, अब थोड़ा संविधान को और आगे बढ़ा दे। आप कहोगे सर संविधान में इतनी ही बातें हैं। नहीं, थोड़ा सा और बातें संविधान में है, लेकिन एक बात तुम्हें पता चल गया कि संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या करती है? सरकार पर लगाम लगाती है, अंकुश रखती है। इसे आप याद रखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो चाहे वो नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री जो चाहे वो नहीं कर सकते। यानी संविधान वैसी सरकार पर अंकुश लगाता है जैसे स्वाभाविक रूप में घोड़े पर हम लगाम लगाते हैं। बड़ी बात है ये संविधान क्यों है? सरकार को सीमित करने के लिए। इसी बात को थोड़ा और विस्तार कर दें तो अब आपको और फिर संविधान की विशेषता पता चल जाएगी। संविधान क्या हो गया? पहला, संविधान क्या करता है? सरकार के 3 अंगों की शक्तियां बताता है। तीन अंगों की शक्तियों का उल्लेख करता है, पहली बात ही करता है। फिर संविधान क्या करता है? और 3 अंग आपको बता चुका हूं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब एक एक बात को अब धीरे धीरे पढ़ते जाओ, क्योंकि एक बात जो बार हम बता देंगे फिर दोबारा हम ये मान के चलेंगे तब आपको याद होगा ये। फिर क्या होगा? उसके बाद सरकार की 3 अंग की शक्तियों का उल्लेख होगा। तो संविधान का और काम क्या है? केवल शक्तियों का उल्लेख नहीं करना, सरकार की शक्तियों में बंटवारा करना और सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। इसलिए आपको हम याद दिला दें, सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। और सीमित कैसे होती है? संविधान से। भाई यही तो संविधान की सर्वोच्चता है, सरकार नीचे, संविधान ऊपर। और संविधान का मतलब है हर व्यक्ति के लिए एक ही जैसा है, हर सरकार के लिए एक जैसा है। तो जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है वो क्या है? संविधान है। यानी कुल मिला के संविधान ने बता दिया है कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगली बात, और आप याद रखिए, जब सरकार की शक्तियां सीमित होंगी तो फिर नागरिकों के अधिकार, नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम होगी। फिर नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप बात देखना चाहते हैं कि वाकई संविधान का मतलब क्या होता है, तो आपको हम याद दिला दें,
अगर संविधान की बात देखनी है तो, और संविधान का महत्व देखना है, आजादी का महत्व देखना है, एक बार आप अफगानिस्तान घूम लीजिए, आपको फिर आजादी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अफगानिस्तान घूम जाने से अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आजादी का महत्व होता क्या है, अधिकार का महत्व होता क्या है, क्योंकि वहां व्यक्तियों को अधिकार नहीं है। एक बार अमेरिका चले जाइए, जो मर्जी हो करिए, जो मर्जी हो पहनना, यही तो आजादी है। अरे भाई, अपना हम शरीर तो लेके पैदा हुए, अब ये कोई थोड़े में बताएगा कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या करें। इसलिए आप याद रखिए, अमेरिका में संविधान है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देख लीजिए, भारत में भी इतना बड़ा फिल्म उद्योग इसीलिए आया कि हमारे यहाँ व्यक्तियों को, नागरिकों को स्वतंत्रता है, नागरिकों को अधिकार है। भाई व्यक्ति बताएगा हम कौन सी फिल्म बनाएंगे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा हॉलीवुड इंडस्ट्री का विकास अमेरिका में हुआ, भारत में इधर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ। ऐसी फिल्म उद्योगों का विकास बाकी गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं हो पाया, क्योंकि वहां तो कहीं पे व्यक्ति का शासन है, कहीं व्यक्ति की मनमर्जी है, तानाशाही है। तानाशाही का मतलब है जहां आजादी का गला घोंट दिया जाए, जहां आजादी को टोटे टोटे कर दिया जाए, वो तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया भी आप जा सकते हैं, तानाशाही है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। भारत जैसे देश में अगर आप हैं तो आपको ये संविधान से अधिकार मिल रहा है, संविधान से आजादी मिल रही है, कितनी बड़ी बात है। अब इसका मतलब आप कहेंगे अगर सरकार की शक्तियां सीमित न होती तो आप याद रखिए फिर तो नागरिकों की आजादी खत्म हो जाती। इसलिए म्यांमार में सरकार है, नागरिकों की आजादी नहीं है। इसलिए सरकार को हमें सीमित करना है, नियंत्रित करना है। एक बात याद रखें, हमारे पास ये विकल्प नहीं है सरकार को समाप्त करना है, नहीं नहीं, ये तो विकल्प है ही नहीं। ये हमने पहले बता दिया कि अगर हम ये सोचे सरकार को समाप्त कर देंगे तो हम एक कल्पना में जी रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार चाहिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, इसे तो हमें सरकार चाहिए। लेकिन सरकार को नियंत्रित करना, सीमित करना बड़ा जरूरी है। अब सवाल आ गया कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार, इसलिए भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि मूल अधिकार का भाग है, नागरिकों की स्वतंत्रता पर बड़ा बल है। और एक खास बात आपको बता दें, ये नागरिकों की जो स्वतंत्रता अधिकार है उसको सरकार भी छीन नहीं सकती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, उसको सरकार छीन नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने आजादी दी नहीं है, आजादी संविधान ने दी है और संविधान हमने लिखा है। इसका सीधा सा मतलब हो गया, अगर संविधान है तो इसका मतलब है फिर संविधान की आत्मा क्या है। जैसे हमारे शरीर में दो भाग होता है, एक शरीर की आत्मा है और दूसरा शरीर का कंकाल है। शरीर के दो भाग होते हैं, एक आत्मा है और शरीर का कंकाल है। जब हमारा संविधान लिखा गया तो संविधान की आत्मा क्या है, तो आप याद रखिए फिर तो आत्मा मिलेगी प्रस्तावना में, आत्मा मिलेगी मूल अधिकार में। ये सारी बातें हमें पढ़नी है। आत्मा मिलेगी निदेशक तत्व में, यानी एक होता कार का इंजन कहाँ है। जब हम देखेंगे कार का इंजन कहाँ है, तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रस्तावना, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, मूल अधिकार, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, निदेशक तत्व। ये हमारे संविधान के में पढ़ना है हमें, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व। लेकिन आप जानते हैं केवल इंजन रहे, पहिया न रहे तो ही मामला नहीं चलेगा। ये सही है, कार में इंजन का महत्व पहिए से ज्यादा है, लेकिन आप कहो सर पहिया हटा ही देते हैं। अब पहिया हटा दोगे तो मामला नहीं बनेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में सरकार का पहिया क्या है, ये तीन अंग। सरकार के पहिए क्या है, विधायिका, कार्यपालिका। सरकार का पहिया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सरकार के तीन पहिए हैं। तो संविधान दोनों की बात करता है, वाहन का पहिया भी बना दिया और वाहन का इंजन भी बना दिया। इसलिए हमेशा आपको हम याद दिला दें, संविधान हमारा बना संविधान की सर्वोच्चता है, और इसलिए संविधान की सर्वोच्चता कुल मिला के जनता की सर्वोच्चता तय कर देता है। बहुत बड़ी बात है ये, संविधान की सर्वोच्चता जनता की सर्वोच्चता तय कर देता है, जो न तो ईरान में देखा जा सकता है और न ही म्यांमार में है। यानी संविधान कभी भी शासन की सर्वोच्चता नहीं बताएगा,
और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, संविधान हमने ही लिखा, इसलिए आप देखेंगे हर व्यक्ति को बराबरी दी गई। कितना बड़ा परिवर्तन आया, हमने हर व्यक्ति को बराबरी दे दिया और हर व्यक्ति को एक समान मतदान का अधिकार दे दिया गया। तो मेरे दोस्तों, अगर संविधान ना होता, द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति ना होती। क्योंकि संविधान क्या कह रहा है कि जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप कहेंगे सर समाज में तो दिखता है, इसी बात को इससे बदलने के लिए संविधान लाया गया और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं और आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। इसलिए संविधान हर नागरिक के साथ बराबरी का व्यवहार करता है और हर नागरिक को समान गरिमा देता है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। यानी संविधान कहता है कि हर नागरिक का महत्व समान है। अच्छा, कई बार हमें ही यकीन नहीं होता, क्योंकि हकीकत की बात है, हमारे देश में कोई राष्ट्रपति बन सकता है। यानी राष्ट्रपति का पद किसी परिवार के लिए आरक्षित नहीं है। बड़ी ध्यान देने की बात है, न किसी परिवार के लिए है, न किसी दल के लिए है, न किसी समूह के लिए। कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारा संविधान कहता है। राष्ट्रपति बन सकता है, जो सर्वोच्च पद है, और बाकी IAS, IPS जो चाहे वो बन सकते हैं। और इसलिए बहुत खास बात देखेंगे, भारत में इसी संविधान का ही परिणाम है कि इतने बड़े बड़े पदों पर होने वाले लोग सामान्य परिवारों से जाते हैं, संविधान के कारण। मैं एक जमाना था दोस्तों, राजा महाराजाओं, एक जमाना था जब हमारे संविधान नहीं था तो क्या था, परिवार विशेष से लोग राजा की सेवा करते थे। यानी ये भी याद दिला दें, एग्जाम वगैरह होना, सेवाओं के लिए एग्जाम होना, प्रतिस्पर्धा होना, ये आधुनिक युग की देन है। संविधान कारण ऐसा हुआ। और संविधान ना होता तो हमको याद दिला दें, फिर वही परिवार का शासन होता, व्यक्ति का शासन होता और स्वाभाविक रूप में नागरिकों की आज़ादी नहीं होती और हमारा जीवन ठीक वैसा होता जैसे उत्तर कोरिया में है। हमारा जीवन ठीक वैसा होता जैसा उत्तर कोरिया में है। ये है संविधान का मतलब, ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप कहेंगे सर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये है तो सवाल है कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि संविधानवाद की बात हम कल शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा शुरू क्लास में हम थोड़ा आगे इस बात को क्रमिक रूप में आगे लेके बढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई आएगी। धीरे धीरे इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। तो अभी 1 घंटे क्लास रखते हैं। आज के लिए संविधान का मतलब क्या है ये हमने आपको बता दिया, संविधानवाद क्या है इस बात को शुरुआत कल करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और धीरे धीरे और NCERT पढ़ के आइए। आपका धन्यवाद।